राही कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी ये कहानी है राही कहानी। ये क्वेश्चन होता है कि राही कहानी किस कहानी में संग्रहित है और राही कहानी क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राही कहानी पूरी पढ़ेंगे और इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी बात किया जाएगा। तो कहानी को पढ़ने से पहले और महत्वपूर्ण बिंदु देखने से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम लोग जो लेखक हैं उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इनके बारे में। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, देखिए इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निहारपुर गांव पड़ता है। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म होता है। 16 अगस्त 1904 को जन्म होता है। अब 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में आकाश में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने में? 1948 में। जन्म होता है 1904 में और मृत्यु होती है 1948 में। ठीक, इनके माता पिता हैं माता हैं धीराज कुंवर और पिता है ठाकुर श्री रामनाथ सिंह हैं। पिता है ठाकुर श्री रामनाथ सिंह हैं। इनके पिता हैं ठाकुर श्री रामनाथ सिंह हैं। और ये जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसमें ये भी भाग लेती हैं। भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। जो असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। कमेंट में आप सब बताइएगा असहयोग जो आंदोलन है किस वर्ष गांधी द्वारा चलाया गया था और किस कारण चलाया गया था। देखते हैं कौन कौन कमेंट में बताता है। ठीक है, और देखिए ये इनकी रचनाओं में 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन। और देखिए ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ये किस युग की कवित्री थे? उत्तर छायावाद की कवित्री हैं। उत्तर छायावाद की कवित्री हैं। अब कमेंट में बताइए उत्तर छायावाद की समय सीमा क्या है। छायावाद की और उत्तर छायावाद की समय सीमा आपको कमेंट में बताना। क्या समय सीमा क्या है? समय सीमा आपको कमेंट में अवश्य बताना है कि छायावाद की समय सीमा क्या है। और इनकी कहानियाँ देख लेते हैं। कहानी संग्रह क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का 88 कविताएं हैं और 46 कहानियों की इन्होंने रचना किया है। और कहानी संग्रह में बात करें इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 कहानियाँ ही हैं। कौन कौन है? तो बिखरे मोती जो 1932 में प्रकाशन में आया था। उन्मादिनी 1964 में। सीधे साधे चित्र 1947 में। जो आपका राही हम लोग कहानी पढ़ेंगे आगे। राही कहानी ये किस कहानी में संग्रहित था? सीधे साधे चित्र में कहानी में संग्रहित था। ठीक, सीधे साधे चित्र कहानी में संग्रहित है। इनकी कविताओं के बारे में बात करते हो, देखिए इनकी कविता संग्रह है मुकुल 1930, चित्रधारा 1930 में दोनों कहानियाँ हैं। और जो बिखरे मोती है ये बिखरे मोती इनकी पहली कहानी संग्रह है जिसमें 15 कहानी संग्रहित है। और 15 कहानियाँ भी हम लोग देखेंगे। ये जानिए बिखरे मोती जो इनकी पहली कहानी संग्रह है इसमें 15 कहानियाँ। टोटल कितनी? 15 कहानियाँ। टोटल 15 कहानियाँ हैं। तो 15 कहानी कौन कौन सा देखिए यहाँ पे है। अब हमने क्या है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सब पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो क्या है बिखरे मोती कहानी में कौन कौन सी कहानी संग्रह थे? कौन कौन से हैं? तो भग्य नावेश, होली, पापी पेट, मंझली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाली, अमराई, अनुरोध व ग्रामीणा इनकी जो बिखरे मोती उसमें कहानी में संग्रहित है। उन्मादिनी जो है 1964 में कुल 5 नहीं 9 कहानी है। कितनी? कुल इसमें 9 कहानियाँ हैं। 9 कहानियाँ तो 9 कहानी कौन कौन है? उन्मादिनी है स्वयं है जो उन्मादिनी ही है। असमंजस्य, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग और वेश्या की लड़की, ये उम्मीदें हैं। और जो सीधे साधे चित्र हैं इनकी तीसरी और अंतिम कहानी संग्रह, ये दूसरा है। ये वाला आपका दूसरा कहानी संग्रह है। सीधे साधे चित्र 1947 के ये तीसरी और अंतिम कहानी जिसमें 14 कहानियों में ही राही कहानी आपकी है। राही कहानी 14 कहानियों में ही है। तो यहाँ अब ये हुआ महत्वपूर्ण बिंदु। और ऐसे तथ्य देख लेते हैं राही कहानी के बारे में। तो क्या है? राही कहानी है सुभद्रा कुमारी जी ने गरीब की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में सुभद्रा कुमारी जी ने जो गरीब की पीड़ा का वर्णन करते हुए उनकी चोरी करने की मजबूरी पर पाठकों पर क्या किए हैं? ध्यान लाई हैं। पाठकों पे इन्होंने ध्यान लाया है। तो यहाँ पे है ना, इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है।
डाला है। इस कहानी में इन्होंने सत्याग्रही में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्ति पर व्यंग्य किया है। सत्याग्रहियों पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है। गरीब के कष्ट का निवारण को ही सच्ची देशभक्ति इसमें माना गया है। गरीब के निवारण को ही इसमें सच्ची देशभक्ति माना गया। इसमें दो ही पात्र हैं मुख्यतः, इसमें दो पर, एक राही है और एक अनीता है। आपकी अनीता, राही और अनीता दो ही पात्र इसमें मुख्यतः हैं। तो जो राही है आपकी एक गरीब औरत है जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया गया है, राही को। और जो अनीता है ये अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधि के कारण जेल में आई है। यही दो कहानी इस पूरी कहानी में, यही दो पात्र आपको मुख्यतः मिलते हैं। और देखिए राही कहानी है जो प्रश्नावली में लिखा है क्योंकि शुरू में ही क्वेश्चन किया जाता है। तो क्या है, यहाँ से कहानी में पढ़ते हैं। तेरा क्या नाम है? राही। तुम्हें किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? देखिए कैसे क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। क्या चुराया था? अनाज की गठरी। क्या? अनाज की गठरी, यहाँ पे अनाज हुआ, अनाज की गठरी। क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की थी? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जात मंगरोली है। क्या जात है? मंगरोली है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो? अगर भीख न मिले तो क्या करोगी? तो फिर चोरी करते हैं। फिर क्या करते हैं? चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रही पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी थी। उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने क्या किया? पकड़ लिया। अनीता फिर पूछती है, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है कि इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। राही, हम गरीब की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है? राही, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चे का कोई नहीं है। अनीता, तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? राही, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्ता पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था। उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दे दी गई। वही मर गया। अनीता, अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। क्या करके आई थी? सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था। उसे कौन सा क्लास दिया गया था? बी क्लास दिया गया। फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवा दिया। जेल में होता है ए क्लास, बी क्लास, वही यहाँ पे बात की गई है। अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और उन निहीर गरीब के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं। हम सभी परमात्मा के संतान हैं। एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं, कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं।
उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण यह सरकारी वकील उसके चतुरपूर्ण जिहस के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताओं को जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम हैं जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं। जेल में आने को हम जब सत्याग्रही आते हैं तो क्या कहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, जेल आते हैं। हम आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट हो रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभूति करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल आ चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्त और त्याग से दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मजिस्ट्रेट, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। बात तो सही है, यहाँ पे अनीता सही बात सोच रही है। देखिए अनीता क्या सोचती है, बस ये भी सोचेगी क्या कुछ करेगी, हमको तो खाली सोचती है ये भी। अनीता सोच रही थी, कल तक तो खदर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथ में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? हमको तो लग रहा है अंदर पर सत्ता भक्ति है, एकदम सत्ता भक्ति है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीब के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भारत माता के संतान हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाइयों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। सोच सही रही है यहाँ पे, वो देखिए कैसे सोच रही है, बात सोच सही रही है, लेकिन वास्तविकता नहीं ऐसा होता है। ये बस सोचती रहती हैं, तब तक इनका नींद टूट जाता है, सोई रहते हैं गहरी में। हमारा वास्तविकता जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षित और अज्ञात का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डालते तो कल कहीं और चोरी करें कि बच्चे तो बच्चे, नहीं तो फिर 2 साल की जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचारादर्श के उच्च स्तर पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। स्तर के ऊपर तक पहुँचने अपनाने कुछ के महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है।
कर्तव्य 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 का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना नहीं होनी कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो। देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। कुछ सोचते सोचते क्या होती है, सो जाती है अनीता। रात में उसे सपना देखा कि जेल से छूटकर वह उन्हीं मंगरौली गांव के लोगों के गांव में पहुंच गई और वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने वाले और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। कितनी अच्छी काल्पनिक उनकी सोच है, सत्याग्रही है। लेकिन ये बात तो सत्य है, भारत में ये बात तो सत्य है 100%। हम तो ये मानते हैं पर्सनली। आप मानते कि नहीं मानते कमेंट में बताइएगा जरूर। रहने के लिए, चलिए आप आगे पढ़ते हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिया है। राही के अनाथ बच्चे को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुली। अचानक एक स्त्री जेलर से उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार हैं। किसके पिता बीमार है? अनीता के पिता बीमार हैं। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान यह संदेश देती हैं कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रही को देशभक्ति सत्ता भक्ति कहलाएगी। बात सही है, देशभक्ति सत्ता भक्ति ही कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है। किसमें? कष्ट निवारण में है। गुमराही लोगों को सही रास्ते पर ले आने का प्रयास है। मानविकता ही हमारा सच्चा देशभक्त है। यहाँ से ये कहानी एकदम निचोड़ है कि देखो कैसी है। बात सही कहती है अनीता। आपको कहानी कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा और सारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ देख लीजिए। जैसे पाजेय है, दोपहर का भोजन, नई नौकरी, आर पार की कहानी, हमने बहुत कहानियाँ पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप सब देख लीजिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा है अवश्य बताइएगा। थैंक यू।